हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 19 अपने आप में स्पेशल क्यों है? क्योंकि जितने सारे फ्रीडम की हम बातें करते हैं, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू पता नहीं फलाना ढिमका, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। वैसे तो इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 19 के ऊपर बहुत सारे डाउट रहते हैं हमको। इसके ऊपर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं आजकल, तो ये भी पूछा जा रहा है। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। टोटल 6 आर्टिकल्स अब इस टाइम पे है। पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसके अंडर आता था, लेकिन उसको बाद में डिलीट कर दिया, बाद में उसको 300A में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो 6 आर्टिकल है उसमें से आज हम 3 आर्टिकल इसके अंदर डील करेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और क्या अपने आप में जो मैं बोलूँ कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें आती है, सिर्फ ये लिख देने से नहीं है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो कैसे एक्सप्रेस करने का अधिकार है? लिख के, पढ़ के, बोल के, कैसे? समझ में आ रहा है बात? मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर अपने ना हाथों के थ्रू, संकेतों के थ्रू, किस तरह से, सिग्नल्स के थ्रू, हर चीज यहां पे कवर करेंगे। चलिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं इसके अंदर जो डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, लेकिन इंप्लाइड हैं। इसका मतलब उस सेंस में भी यूज किया जाता है। चलिए समझते हैं पहले क्या क्या बोलता है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच मीन्स दैट आप अपने ओपिनियंस को फ्रीली रख सकते हैं, कोई बात नहीं। कैसे? स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग के थ्रू, इंटरनेट के जरिए जो हम आज कर रहे हैं, अनदर कम्युनिकेशन मीडियम जो भी आपको लगता है, रेडियो के माध्यम से, मतलब जिस तरीके से भी आप अपने विचारों को रख सकते हैं उस तरह से आप रखिए। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो आप पूरी तरह से इसके ऊपर अधिकार है, आपको कोई रोका टाकी यहाँ पे नहीं होगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई रोका टाकी आपको नहीं होगी, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। तो पहली बात, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अपने आप में वहां पे आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन मिलेगा जो जरूरत के हिसाब से है, जो जरूरत के हिसाब से। अगर आप वैसा बोल रहे हो जिस काफी ऑफेंसिव है, तो जरूरत है कि आपको रोका जाए, आपके ऊपर एक्शन लिया जाए, आपको वार्निंग दी जाए। क्योंकि अगर आप इतना अगर ऐसे बात करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, समाज के अंदर एक गलत इंप्रेशन जाएगा। अगर आप इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं और आप ऐसे ऑफेंसिव बातें करेंगे, वैसी बातें करेंगे जिससे कम्युनल वायलेंस क्रिएट होता हो, तो डेफिनेटली आपकी जबान पे लगाम लगाना पड़ेगा। आप खुद तो लगाम नहीं लगा सकते, आपके हिसाब से आपने सही बोला है, तो लॉ एंड ऑर्डर लगाएगा। सिंपल सी बात है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके ऊपर लगाएगा, तो कोई तो लगाए आपके ऊपर लगाम। तो इसलिए आपके लिए लॉ, आपके लिए यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और जरूरी भी है, ये जरूरी है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। ये तो आप बहुत सबको सिंपल पता है, लेकिन इसके साथ और क्या क्या चीजें आती है ये जानना ही बहुत जरूरी है। मैं क्या आरटीआई किसके अंदर आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब क्या मेरे को गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में जानने का अधिकार है? यस, वो भी इसके अंदर ही आता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। मैं ये भी जान सकता हूँ कि आरटीआई फाइल करके जान सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से काम करे, या सो एंड सो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो जान सकता हूँ मैं। तो ये भी इसका पार्ट है। ये सारे इंप्लाइड अभी आ रहे हैं। राइट टू नो द गवर्नमेंट एक्टिविटी, सिटीजन हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन, पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहाँ क्या खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या पार्ट है, क्या है गवर्नमेंट की प्लान ऑफ एक्शन है, फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है। या गवर्नमेंट जैसे आप कभी कभी एग्जाम, अब कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उसका फॉर्म ही नहीं निकल रहा, तो आप आरटीआई फाइल करते हैं, इसका फॉर्म कब निकलेगा? जैसे आई स्टिल रिमेंबर टीए एग्जाम का रिजल्ट बहुत लंबे टाइम तक नहीं आया था। आई फाइल्ड द आरटीआई कि भाई एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा इसका, क्योंकि आपने एग्जाम लिया, कंडक्ट किया था नवंबर लास्ट ईयर में, 2023 में। रिजल्ट आप दे रहे हो 24 के अक्टूबर में रिजल्ट दिया आपने, तो व्हाट नॉनसेंस, आप एग्जाम फिर क्यों ले रहे हो? तो आई हैव फाइल्ड द आरटीआई, मतलब मेरे को अधिकार है, मेरे को जानने का पूरा अधिकार है कि जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। ओके, तो आरटीआई 2005 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, राइट टू टेलीकास्ट, एंड गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे कि अभी देखिए, गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मोनोपोली करेगी, जो न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं लोग, न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम तो फिर नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं ना, हमारे तो राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। फिर समझ में आ गई बात आपको? तो कहने का मतलब फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई, क्योंकि न्यूज़ कौन चला रहा है? फिर न्यूज़ गवर्नमेंट चला रही है। इसलिए यहाँ पे बोला कि मोनोपोली नहीं चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का पे कोई अधिकार नहीं चाहिए, हमारा जो प्रेस होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको टैप नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर कभी कभी जब पुलिस टैप करती है ना, टैप करने की बातें करती है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। इट्स नॉट वेरी इजी कि जाके वो टैप कर लें आपका फोन, इट्स नॉट वेरी इजी। ठीक है,
तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए, किस पर्पज से, इसका एम क्या है आपका, ओके, तब जाके आप टैप करोगे। अदरवाइज राइट अगेंस्ट द टैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फोन, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट इन द केस, अच्छा ये तो चलिए इसमें गवर्नमेंट कैनॉट मोनोपोलाइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट प्लेयर है द राइट टू ऑपरेट टीवी एंड रेडियो चैनल्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज इन एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिकल 1 क्लॉज ए। ओके, मतलब कहने का मतलब यही है अपने यहाँ पे आर्टिकल 1 क्लॉज ए में क्या दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, उसके अंदर ही आता है। तो मीडिया आ गया इसके अंदर, उसके बाद आपका आरटीआई इसके अंदर आता है, साथ ही साथ आपका प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी इसके अंदर आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में डायरेक्टली, और फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, नो इट्स इंप्लाइड, मतलब समझ में आता है कि अपने आप को अगर एक्सप्रेस करना है तो प्रेस के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेट, मतलब मेरे को अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, धरना देना, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं मैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि मेरे धरना देने की वजह से कोई पब्लिक का लॉस ना रहो, क्या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस ना रहो, हो रहा हो। एक और बात, ये जो सारी एक्टिविटी की जाएंगी वो कहाँ की जाएंगी, वो किसी प्राइवेट प्लेस पे की जाएंगी नहीं, वो पब्लिक प्लेसेस पे अलाउ है। आप किसी के घर में घुस के आप ये नहीं कर सकते, आप पब्लिक प्लेस पे सारी चीजें कर सकते हैं, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, और किसके अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं तो अलाउड है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट अगेन देयर इज अ नो राइट टू स्ट्राइक, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, और स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, उनके लिए तो वैसे ही बंद है, ये बात आपको बता दूं मैं। और क्या है यहाँ पे, स्ट्राइक कॉजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड कैन बी डिस्ट्रिक्टेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए आप बोलो आपको राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वेयर इज राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट फॉर द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट स्ट्राइक करना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आपको बता दूं मैं, जब यहाँ पे हम राइट टू असेंबली की बात करेंगे, वहां पे एक पॉइंट आता है राइट टू स्ट्राइक का, लेकिन वो भी वहां पे भी राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वहां पे क्या आता है, अरे असेंबली नहीं, चलिए बताऊंगा मैं उस टाइम जब आएगा, क्योंकि जो हमारे यूनियंस होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्ट्राइक कब लीगल होगी कब इलीगल होगी उसके लिए भी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक मतलब क्या होगा, आप पूरी तरह से सब कुछ ठप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे अगर कुछ दिनों पहले हमको एक 2023 का सीन है, आपको बताता हूं मैं, एक पर्टिकुलर लॉ आया था ट्रक ड्राइवर्स के अगेंस्ट, तो उसमें ट्रक ड्राइवर्स ने क्या किया था, स्ट्राइक कर दिया था, आपको याद है, मतलब बोला था ट्रक चलेंगे ही नहीं। हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पेट्रोल नहीं आ पा रहे थे, दुनिया मतलब अगर वो लंबा चल जाता ना तो सब्जी वब्जी आना बंद हो जाती। तो कहने का मतलब है कि स्ट्राइक मतलब आप पूरा पब्लिक सर्विस को क्या कर देते हो, ठप कर देते हो, तो वो अलाउड नहीं है, वो अलाउ नहीं है, इसलिए बता रहा हूं मैं। चलिए, यहां तक कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस, अब कुछ चीज और बता देता हूं मैं, और क्या क्या चीजें यहां पे हैं, देखिए और क्या क्या चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मेरे को चुप रहने का भी अधिकार है, इसी का पार्ट है पूरा फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ठीक है, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन पिकेटिंग तो हो गया अपना। आप कमर्शियल एक्टिविटीज, एडवर्टीजमेंट आप दर्शा सकते हैं, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, बाकी जो ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। चुप रहने का भी अधिकार है मेरे को, उसको मेरा फंडामेंटल राइट माना जाता है। ठीक है, चलिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है ऐसा एक्स्ट्रा बताने के लिए। मेन यहाँ पे ये सब चीज तो पता है। क्वेश्चन आता है इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या इसके अंदर रुकावटें लगाई गई, क्या क्या यहाँ पे रोक लगाई गई, कौन कौन से बेसिस पे रोक लगाई गई है। पहला, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वैसी स्पीच अगर दे रहे हैं, या ऐसा कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या वैसा कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारे इंटीग्रिटी खतरे में है, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी खतरे में है, तो वैसे केस में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, आपके न्यूज चैनल को बंद किया जा सकता है, सही बताता हूं मैं। तो वैसी कोई स्पीच विच इज थ्रेटनिंग द नेशनल यूनिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। बहुत टाइम पे ऐसा होता है, जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं वो इंडियन आर्मी के भाई ऑपरेशंस को भी क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे भी भाई उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है कि भाई वो क्या करता है, हमारे आर्मी के मोरल को डाउन करता है। आपको तो पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब कंट्री की सिक्योरिटी, ऐसी कोई बात जो आप रेबेल को आप एक तरह से इंसाइट कर रहे हो, इंसाइट मतलब आप उनको भड़का रहे हो, वायलेंस के लिए भड़का रहे हो आप, तो उसको भाई प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा।
देखिए ये सारे रिस्ट्रिक्शन है, होने भी चाहिए भाई। अब कम्युनल वायलेंस को आप भड़काओगे तो आपके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए ना। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, वैसी आप बातें बोल रहे हो जिससे कि हमारे रिलेशन किसी ऐसी कंट्री के साथ खराब हो रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ पे रोक लगानी पड़ेगी, आपके न्यूज़ चैनल पे रोक लगानी पड़ेगी, आपका यूट्यूब चैनल है तो उस पर रोक लगानी पड़ेगी, ज़रूरत है वो। जैसे आपको पता होगा लेटेंट अभी जो चल रहा था, लेटेंट में दुनिया भर की चीज़ें भाई चली, मतलब फालतू फालतू गाली गलौज चली, बस जब पीक हो गया बहुत हाई लेवल पे चला गया तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर दी, और क्या बोला आखिरी में समय रैना ने पूरा अपना कंटेंट हटा दिया। और स्पेशली जो वीडियो उस दिन का था जो इसमें रणवीर अलाहाबादिया के बहुत अच्छे वाले कमेंट्स थे, उसको गवर्नमेंट ने खुद हटवा दिया। आपको पता होगी बात है क्या है वो, किस चीज के ऊपर भाई बात करता है यहाँ पे, डिसेंसी और मोरालिटी, समझ में आई बात, इसी के अंदर आ गया वो। ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब हमारे एथिकल मॉरल प्रिंसिपल ऐसे नहीं है, आप उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हो ये सब। अब मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या कमेंट था वो, लेकिन सबने सुने हैं ऑब्सीन कमेंट, बेकार कमेंट, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया वो, तो इसी के अंदर आता है। ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन है एक, आप पब्लिक में खड़े होके गाली गलौज करोगे। इसीलिए पहले हमारे पास एक वो था सेंसर बोर्ड है ना, जो मूवीज के लिए बनता है, तो जब कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड आते थे तो वहां पे बीप करके साउंड आता, आपको पता ही है। लेकिन आजकल इन लोगों ने सोचा कि बीप लगाने की भी क्या जरूरत, अब तो लोग भी बोलते हैं, अरे लोग पहले भी बोलते थे। लेकिन आप जब पब्लिकली सबको दिखा रहे हो, जिसके अंदर सब लोग देखते हैं, जिसके अंदर माताएं बहनें सब देख रही हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि गालियां किसी को नहीं आती, तो मैं ये नहीं बोल सकती गालियां नहीं आती, लेकिन सबके अंदर गालियां देने की आदत नहीं है ना, गालियां सबने सुनी होगी, तो पॉइंट वही है यहाँ पे, तुम उसको पब्लिक में मत दिखाओ। चलिए अब क्या यहाँ पे मतलब न्यूडिटी क्या सबने नहीं, सबको पता है, लेकिन क्या होता है बच्चे कैसे बता, लेकिन पॉइंट इज दैट कि क्या सब पब्लिक में थोड़ी कर रहे हैं, पॉइंट मेरा वही बोलने का अभी, बिकॉज अगर उसको जब पब्लिक में दिखाया जाने लगेगा तो फिर क्या बन गया फिर। चलिए समझदार है आप लोग, तो बोलने का वही मतलब है मेरा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई आप किसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे, जुडिशरी की कर रहे हैं। वैसे ही अब जैसे कोई कोर्ट का अभी जैसे आपको बताता हूं मैं, बिहार में बच्चे ने काफी ज्यादा कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं वैसे, क्योंकि हमारी जो बीपीएससी है, अब क्या बोलूँ किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नहीं ढंग का पेपर बनाना है ना, ढंग की ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अब बच्चों ने उसके खिलाफ बोलना चालू किया तो उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया हम लोगों ने। हाई कोर्ट के डिसीजंस कुछ ऐसे थे कि उन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया, तो बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को ना रोक दिया था, मतलब उसके अंदर उन्होंने मैसेज सेंड करना मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था भाई ऐसा कोई बच्चे मैसेज ऑफेंसिव कर दे जिसकी वजह से भाई उनका पूरा चैनल बंद हो जाए, तो नहीं चाहेंगे वो लोग। ऐसा है डिफॉर्मेशन, मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हो जिसकी वजह से भाई किसी को आप डिफेम कर रहे हो, किसी की भाई इज्जत उछाल रहे हो आप बाहर भरे बाजार में, तो वैसी स्पीच के ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगेन कोई आप प्रोवोक कर रहे हो वायलेंस को, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे वायलेंस प्रोवोक हो या वायलेंस जनरेट हो, तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट कर रहे हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात है यहाँ पे, फ्रेंडली रिलेशन हमारे फॉरेन कंट्री के साथ खराब नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरल डिसेंसी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिफर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये टोटल 7 ग्राउंड है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए सातों के सातों, एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आजकल पूछे जाते हैं। तो वापस एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको मैं। सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी दिमाग में रखना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वैसा कुछ ना कमेंट करो, हमारे ऐसे कोई कमेंट ना करो जिससे हमारे दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो, पब्लिक ऑर्डर व्यवस्था जो हमारी है वो खराब ना हो, हेट स्पीच ना फैलाओ, ओके। डिसेंसी, आपको पता है एक बंदा जो है, आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, उसने ऐसा कुछ कमेंट किया था, बहुत ही फेंकू है वो यार, सोशल मीडिया पे है, उसने बोला था कि ऐसा कोई गांव है मेघालय की असम में जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की औरतें बकरी बन जाती हैं, ऐसा कुछ उसने कमेंट किया था। भाई लिटरली उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया, क्योंकि वैसे कमेंट अगर आप करोगे जिसमें बेसलेस है और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह पर ऑफेंस हो गया कुछ, या कुछ भी वायलेंस क्रिएट हो गया, लोग वहां के ऑफेंसिव हो गए, तो भाई आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आपको बताता हूं मैं, अभी का आईएएस ऑफिसर हैं, उनके वो फोटो डाली थी उन्होंने, और उसके ऊपर एक बंदे ने हंस दिया, या एक ने डाल दिया कि मैडम आज मेकअप नहीं किया क्या, उन्होंने उनको वो कर दिया, सू कर दिया सीधा। बताइए, सिर्फ कमेंट कर रहे पे, ये तो भाई इनकी ये है।
ये सब किसके अंदर आ रहा है? इसी के अंदर आ रहा है ना। उनका ऐसा बोलना था भाई मेरे को ये किया जा रहा है, मतलब मेरे को ये स्टॉक कर रहा था, बताइए। तो ये कहानी है। तो आजकल भाई आईएएस ऑफिसर कोई भी है भाई, उसके ऊपर कमेंट ही मत करो, देखो भाई तुझे आपने खुश रहे। तो ये सब इसी के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं मैं। अच्छा अगला क्या है? फ्रीडम ऑफ असेंबली। मतलब मेरे को ग्रुप बनाने का, एक जगह पे इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन पीसफुली विदाउट आर्म्स के साथ में इकट्ठा नहीं हो सकता भाई। मेरे पास पूरी राइट है, मैं मीटिंग होल्ड कर सकता हूं, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं रैलीज निकाल सकता हूं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूं मैं। लेकिन अगेन क्या बोला मैंने? स्ट्राइक नहीं कर सकता। स्ट्राइक मतलब आप एक तरह से बोलते ना, पूरा सब कुछ बंद करने के लिए नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता कि सब कुछ पूरा बंद करो, दुकानें बंद कर दो, ये सब मैं नहीं बोल सकता, ये अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, अगेन एब्सोल्यूट नहीं है, अगेन इट इज अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अलाउ है। अगर मेरी ये करने की वजह से, मेरे रैली निकालने की वजह से अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। इसलिए आपको बता दूं, कभी भी जब रैली निकाली जाती है, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जो बड़े बड़े जब पूजा होती है ना, उसके बारे में पुलिस को बताना पड़ता है। आपको बात साथ से पता होगी कि जब कोई बड़े बड़े ऐसे इवेंट होते हैं ना, उसके बारे में, जैसे मैराथॉन्स होते हैं, सब होते हैं, उसके बारे में पुलिस को पहले ही पता होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उनको कि भाई हमारा रूट क्या रहेगा, उस रूट को क्लियर करके चाहिए हमें। तो ये सब, क्योंकि उस एरिया में भाई ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए ना, पुलिस होनी चाहिए जिससे वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सके। पुलिस भी अपना बताती है कि देखो इस दिन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उस दिन होगा। ये सब बातचीत होती है, ये सब इसी के अंदर आता है। इसलिए जब आप कोई रैली वैली निकालते हैं तो आपको जाके बताना पड़ता है कि भाई रैलीज ऑफ सो एंड सो पर्पज, इसकी वजह से भाई हमें ये रास्ता थोड़ा क्लियर चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे भाई ट्रैफिक जाम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पुलिस वहां पे एक्टिव रहती है सो दैट कि मैनेज कर सके उस चीज को, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ डिस्ट्रप्शन। समझे आप इस बात का? चलिए क्या क्या भाई यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है? मैं मीटिंग होल्ड कर सकता हूँ, पोजीशंस निकाल सकता हूँ, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगेन पीसफुल। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, पॉलिटिकल रैली, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। बट अगेन मैं असेंबल हो सकता हूं मैं। अब 5-6 लोग खड़े, सबके हाथ में बंदूकें, क्या अलाउ है? क्या नहीं अलाउ है? ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी उठा के जेल में डाल देंगे तुमको। ठीक है। चलिए अगला है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। एग्जाम में वही है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या वो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट कर रहा है क्या? देखिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है, आपको पता ही है। पहले जेएनके में बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते थे भाई। सीधा कोई ऐसी रैली निकाली जा रही है जो बोले, ऐसा बोले कि भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लग रहे हैं, बताओ फिर क्या किया जाएगा? क्या किया जाना चाहिए? तो वैसे केस में भाई एक्शन लिया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। ठीक है, पहले एक था ना, एक जेएनयू में नारे लगे थे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे लगे थे। और अफजल गुरु था कौन? एक सेपरेटिस्ट लीडर था। तो उसके फेवर, तो इसलिए तो जेएनयू आजकल बदनाम, हमेशा से बदनाम रहा है इन चीजों के लिए। चलिए आपके भाई पोजीशंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना करे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, वायलेंस ना क्रिएट करे। इसलिए आपको बताता हूं मैं, जब यहाँ तक कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो यहाँ पे गणपति विसर्जन काफी धूमधाम से मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, आप न्यूज में भी देखते होंगे आप लोग। तो जब वो सब होता है तो पुलिस हर चप्पे चप्पे पे खड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई दूसरा कम्युनिटी भाई गुस्सा हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कि जब ईद विद भी होते हैं ना, तो उस टाइम पे जब पोजीशंस निकालते हैं तो उस टाइम पे भी पुलिस काफी एक्टिव होती है, क्योंकि भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो 3 यहाँ पे ग्राउंड है फ्रीडम ऑफ असेंबली के लिए, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर तीनों हर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हियर। ठीक है, और ये जो आप करोगे, पोजीशंस निकालोगे या पीसफुल असेंबली करोगे, मीटिंग करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, ये कहां पे करोगे? ये आप करोगे पब्लिक लैंड पे। ठीक है, किसी के घर पे नहीं करोगे। और घर पे करोगे तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक लैंड पे आप करोगे तो आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी क्या बोलता है? देखिए सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी ये बोलता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो उसको अनलॉफुल माना जाता है। क्या माना जाता है? अनलॉफुल।
लेकिन कौन से केस में? यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है, उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 से 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते तो अनलॉफुल है, लेकिन कौन से केस में अनलॉफुल है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी लीगल प्रोसेस को रजिस्ट कर रहा है, एक मॉब इकट्ठा हो गई है जो पुलिस को अपने एक्शन लेने के लिए रोक रही है, तो क्या होगा? वो जो मॉब है दैट इज अनलॉफुल असेंबली है। सिंपल सी बात है। मॉब आप समझते हैं, मॉब का पर्पस ही हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, और मॉब लिंचिंग बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग का कोई फेस ही नहीं होता है, मॉब का कोई फेस है ही नहीं। तो देखिए, ऐसा कोई ग्रुप जो कोई लीगल एक्शन लेने के लिए किसी को रोक रहा है, पुलिस को स्पेशली रोक रहा है, ओ भाई दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज अनलॉफुल ग्रुप, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसा कोई ग्रुप जो भाई किसी की प्रॉपर्टी सीज कर रहा है, या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सीज कर रहा है, या गवर्नमेंट को अपना ही ऑक्यूपेंसी लेने से रोक रहा है, तो उस केस में उस ग्रुप को भाई सीधा हटा दिया जाएगा। ठीक है, उठा के मतलब एक तरह से उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बहुत टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग पुराने, उन्होंने अपनी झोपड़ियां बना रखी है गवर्नमेंट के जमीनों पे, अब उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट अपना ऑक्यूपाई करना वापस चाहती है, उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वो लोग करने नहीं देते, बोलते हम तो 50 साल से यहीं पे, हमारे पूरा पूर्वज यहीं पे थे, आप कैसे हटाओगे? मतलब लिटरली आई हैव सीन फ्रॉम माई आईज कि औरतें वहां पे लेट जाती हैं, देखा है मैंने। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू ओवरऑल द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिशियल, मतलब आप भाई एज अ ग्रुप में आके कुछ धमकाओ कर रहे हो पुलिस ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को फ्रॉम डूइंग देयर एक्शन, मतलब जो भी उनका काम है उसको रोक रहे हो, तो डेफिनेटली। या फिर क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, जैसे घर में जाके डराना धमकाना, ये होता है इसके अंदर। अ ग्रुप इज फोर्सिंग शॉपकीपर टू शट डाउन इट्स इन अ बंद, डेफिनेटली। तो जो ग्रुप होगा दैट इज इलीगल ग्रुप, अनलॉफुल ग्रुप। ओके, तो कहने का मतलब इस पूरे का पर्पस यही है कि अगर कोई भी आप बंदूक के नोक पे या फोर्सफुली अगर आप किसी को काम कराते हो, इस पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि वो उसको लॉफुल नहीं माना जाएगा, उसको यहाँ पे अनलॉफुल करार दिया जाएगा अंडर सेक्शन 141 ऑफ द सीआरपीसी, सॉरी आईपीसी। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चलिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से पहले एक छोटा सा इसके ऊपर आपको ना ये दे देता हूँ मैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली है क्या। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि भाई वैसा कोई आपका ग्रुप जो भाई इस इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को हर्ट कर रहा हो, पहली बात। या फिर पब्लिक ऑर्डर, पहला क्या है आपका, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर में जैसे भाई आप मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक हो गया उस पर्टिकुलर एरिया का, तो ये यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपका रीजनेबल, ये आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ असेंबली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब काइंड ऑफ ग्रुप बनाना, यूनियन बनाना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना। ओके, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे 97th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, पहले ही कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे नहीं था। तो अगर पूछा जाए आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा अमेंडमेंट के बाद एडेड है, इट वाज एडेड आफ्टर द 97th अमेंडमेंट एक्ट इन 2011। और ये दो जगह पे ऐड हुआ है, एक ऐड हुआ है 97th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी में, और दूसरी जगह पे ऐड हुआ है डीपीएसपी 43B में, और इसके लिए एक नया पार्ट ओपन हुआ है, द पार्ट नंबर था 9B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए ओपन हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन में। ट्रेड यूनियन बना सकते हैं आप, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं, आप बिल्कुल ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगेन इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगेन हर एक चीज के ऊपर जितनी भी अभी तक हम बातें कर रहे हैं सबके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? क्या सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। आपकी ऐसी कोई पॉलिटिक, आप देखते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, लेकिन क्या है उनका एजेंडा ही भारत को तोड़ना है, तो उसको भाई सीधा बैन कर दिया जाएगा ना, उनको थोड़ी रखा जाएगा। ओके या फिर वैसी कोई जो भाई पब्लिक ऑर्डर, कम्युनल वायलेंस फैला रही है, स्पीच दे रही है, हेट स्पीच दे रही है, वो पार्टी को ही बैन करो यार, या यूनियन को ही बैन करो। या कम्युनल वायलेंस फैला रहा है, कुछ तो भी ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मॉरलिटी, ये इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब खुद समझ जा रहा होगा आपको कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं इसके लिए।
समझ में आई बात आपको? यहाँ पे पहले वाले में तो देखिए डिफेमेशन भी आ जाता है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस आ जाती है, यहाँ पे सारी चीजें नहीं आती। यहाँ पे बहुत बेसिक है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ऊपर वाले में भी यही था। चलिए, यही इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक और बात, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, क्या उसका रिकॉग्नाइजेशन भी एक, जैसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को? उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या उसको रिकॉग्नाइजेशन देना भी एक फंडामेंटल राइट है? नहीं, उसको रिकॉग्नाइजेशन देना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपने बनाया है, दैट्स ओके, बनाना आपका फंडामेंटल राइट है। उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अगर आप मेट करेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मेट करेंगे नहीं मिलेगा, बात खत्म। चलिए, इसके लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये तीन इसके लिए क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको बैन कर दिया भाई, जो इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा था। ओके, द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूनियन इफ देयर एक्टिविटी डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल कर सकती है। यहां तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर भाई पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है, क्यों? पॉलिटिकल पार्टी ना ज्वाइन करे, अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने तो रिजाइन करे चुपचाप से। आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे जो यहाँ पे लीडर्स, सॉरी जो ये है सिविल सर्वेंट्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ऑन व्हाट कंडीशन? दे हैव टू रिजाइन इट, अदरवाइज विद इन द पार्टी दे कांट, विद इन द सर्विस दे कांट ज्वाइन इट। उनके लिए तो स्ट्राइक करना, बंद करना सब कुछ भाई नहीं है। उनके लिए तो फंडामेंटल राइट वैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 33, उनके बारे में देखने को मिलता है हमें, वो भी डिस्कस करूंगा आपसे, एग्जाम में वो भी पूछते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, आपको इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसा एसोसिएशन में, ठीक है? तो ये था, और सो दीज आर द थिंग। चलिए, ये यहाँ पे राइट टू स्ट्राइक इज अ नॉट, देखिए दिमाग में रखिए, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट्स अ लीगल राइट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उसके लिए भी स्ट्राइक करने के लिए आपको एम्प्लॉयर को नोटिस देना पड़ता है, और 2 दिन पहले वापस से याद दिलाना पड़ता है भाई। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो 3 चीजें हमने की, 3 हमने आर्टिकल्स पढ़े आज। पहला पढ़ा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर हमने क्या क्या इंप्लाइड आर्टिकल्स वो पढ़े हमने, उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सबसे ज्यादा आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पहले वाले में मिलेंगे। दूसरा था हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा था हमारा राइट टू फॉर्म द यूनियन, करेक्ट? यही था ना हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब सॉरी सेकंड था असेंबली, थर्ड था एसोसिएशन, सॉरी। चलिए, अब यही था आज का। अब अगले जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है वो आपको मैं 3 है वो बाद में पढ़ा दूंगा, मतलब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में रहेगा, कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, डोंट वरी। तो आगे की और 3 है, उसमें बहुत सिंपल है, ज़्यादा उसमें भी डिफिकल्टी नहीं है। जैसे कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो ये इसके ऊपर भी करेंगे। लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, सब पे कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों को शेयर करें और खुद भी वॉच करते रहें। थैंक यू।